बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 214 मुदाहिदा फरमाएं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगे। मैंने जवाब दिया, इसलिए जो भी कार्रवाई करना चाहते हो शुरू कर दो। टीकू चंदा में मेरी तरफ देखता रहा, फिर अचानक ही उसने मेरे चेहरे पर घूंसा मारने के लिए अपने हाथ को हरकत दी। मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। टीकू के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। वो कलाई छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करने लगा। उसका दूसरा हाथ भी हरकत में आया, लेकिन वो हाथ भी मेरी गिरफ्त में आ गया। मैं इस वक्त तक स्टूल पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उठकर खड़ा हो गया था। टीकू अपने बाजू छुड़ाने के लिए जोर आजमाई कर रहा था। मैंने उसे पीछे धकेलते हुए दोनों हाथ छोड़ दिए। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और उसी लम्हे उसके दोनों साथियों ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं उनकी तरफ से गाफिल नहीं था, लेकिन उनका ये हमला इस कदर अचानक था कि मैं अपने आप को बचा नहीं सका। उन दोनों ने मुझे बाहों से गिरफ्त में ले लिया। टीकू संभल कर तेजी से मेरी तरफ लपका। पहले उसने सर से मेरे सीने पर टक्कर मारी और फिर मेरे पेट पर घुंसे बरसाने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पेट पर हथौड़े बरस रहे हो। मैं तकलीफ की शिद्दत से भिलभिला उठा। मेरे दिमाग को अचानक एक झटका सा लगा और मैं अपने अंदर वाज़े तौर पर एक तब्दीली महसूस करने लगा। मेरा पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया और टीकू के घुंसे अब मुझ पर कोई असर नहीं कर रहे थे। टीकू एक तरफ हट गया। उसने चीख कर कुछ कहा और वो दोनों आदमी मुझे बाहों से पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचते हुए आगे ले चले। वो मेरा सर दीवार से टकराना चाहते थे। जैसे वो दीवार के करीब पहुंचे, मैंने अपना सारा बोझ उन पर डाल दिया और दोनों पैर आगे निकाल कर दीवार पर टिका दिए और पूरी कुव्वत से दीवार को धकेलते हुए उल्टी कलाबाजी खा गया। मैं उनकी गिरफ्त से निकल गया था। वो दोनों बदहवास हो गए। उनके संभलने से पहले ही मैंने उन दोनों के बाल पकड़कर सर एक दूसरे से टकरा दिए। एक तो चीखता हुआ नीचे गिरा, दूसरे ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मौके से फायदा उठाते हुए मैंने उसे जोरदार साइड किक रसीद कर दी। वो भी बिलबिलाता हुआ अपने साथी के ऊपर गिरा। किक लगाने के बाद मेरा पैर उस जगह पर पड़ा जहाँ फर्श टूटा हुआ था। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा और मेरे संभलने से पहले ही टीकू ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। टीकू मुझे बुरी तरह रगीद रहा था, लेकिन मुझे मौका मिल गया और मैंने उसे पैरों पर उछाल दिया। उस वक्त उसके दोनों साथी मेरी तरफ लपके। टीकू उनके ऊपर गिरा और वो तीनों ढेर हो गए। मैंने उठकर मेज की तरफ छलांग लगा दी। टीकू के एक साथी ने मेरी टांग में टांग अड़ा दी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन मैं उठकर एक बार फिर मेज की तरफ लपका। इस मरतबा टीकू मेरे आड़े आ रहा था। उनका ख्याल था कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। टीकू एक साथी उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गया था ताकि मुझे उस कमरे से बाहर निकलने का मौका ना मिल सके। टीकू भी मेरे सामने बाएं फैलाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैं दरवाजे का रुख करने की बजाय उछलकर मेज के करीब पहुंच गया और टोपी के करीब पड़ी हुई नीलगिर की माला उठाकर अपने गले में पहन ली। माला मेरे गले में आती मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर एक नई तवानाई भर गई हो। उसके साथ ही नीलगिर की सरगोशी मेरी समा से टकराई। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर भी एक महान शक्ति मौजूद है। तुम उससे काम लेना क्यों भूल जाते हो? इस वक्त अगर मैं तुम्हारे अंदर उस शक्ति को ना उबारती तो ये लोग तुम्हारा बर्था बना देते, लेकिन अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी थोड़ी बहुत मुरम्मत कर दो और अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकल जाओ। माला की हिफाजत करना। गौतम घोष और साधु धीराज फिलहाल ऋषिकेश वापस चले गए हैं, लेकिन वो इस माला को हासिल करने के लिए तुम पर दोबारा हमलावर होंगे। उस वक्त तुम्हें मोहतात रहना होगा। मेरे कान में शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट बदसूर सुनाई दे रही थी। कुछ देर पहले सिम्बा वाले कमरे में मेरी धुनाई हुई थी। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन अब अचानक ही मेरे अंदर एक नई तवानाई पैदा हो गई थी और मैंने उन तीनों को उठाकर पटक दिया। माला मेरे गले में आ जाने के बाद गोया मुझे एक नई ताकत मिल गई थी। नीलगिरी ने ठीक ही कहा था कि मैं अपने अंदर की शक्ति से काम लेना भूल जाता हूँ। वैसे मैं अपने अंदर ची की कुव्वत से बेखबर नहीं था। इस शक्ति से बड़े बड़े काम लिए जा सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही रोज फैसला किया था कि इस शक्ति से उस वक्त काम लूंगा जब इसकी जरूरत नागजीर होगी। अपनी हिफाजत के लिए मैंने हमेशा अपने बाजुए कुव्वत पर भरोसा किया था। टीकू और उसके दोनों साथी हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। उनके ख्याल में मुझे मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मेज पर पड़ी हुई माला उठाकर गले में पहन ली थी और बड़े इत्मीनान से वहां खड़ा था। टीकू ने चीख कर अपने आदमियों से कुछ कहा और वो दोनों मेरी तरफ लपके। मैंने बड़ी फुर्ती से मेज उठाकर उन पर दे मारी। मेज खासी वजनी थी। एक का सर फट गया। वो चीखता हुआ एक तरफ गिर गया, दूसरा मेज के नीचे दब गया। टीकू की आंखें वहशत से फैलती चली गई। उसने लपक कर जमीन पर पड़ी हुई एक राइफल उठा ली। मैं चंद गज के फासले पर उसके सामने खड़ा था। हमारे दरमियान कोई आड़ नहीं थी। टीकू ने ट्रैगर दबा दिया। ठीक उसी लम्हे उसके हाथ को एक झटका लगा। राइफल की नाल ऊपर की तरफ उठ गई और लातादाद गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। टीकू की उंगली उस वक्त तक ट्रैगर से नहीं हटी थी जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गया। वो परेशान नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने झपक कर टीकू से राइफल छीन ली और उसे नाल की तरफ से पकड़कर लट की तरह घुमा दिया। राइफल के बट की जरब टीकू के घुटने पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया। उसका एक साथी करीब आया तो वो भी राइफल की जद में आ गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई।
तीसरा आदमी उठकर चीखता हुआ अंदरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। उस दरवाजे की दूसरी तरफ एक कुशादा और तवील राहदारी थी, जिससे और भी राहदारियां दाएं बाएं को निकलती थी। वो शख्स मदद के लिए चीखता हुआ एक और राहदारी में मुड़कर गायब हो गया। मैं उसकी चीखों और दौड़ते हुए कदमों की आवाजों के सहारे उसका पीछा करता रहा, लेकिन वो राहदारियों की इन भूल भुलैयों में गायब हो चुका था। मैं जैसे एक राहदारी में मुड़ा ठिठक कर रुक गया। सामने नागपाल और उसके साथ वो आदमी खड़ा था जो उसके साथ अकूबत गांव में आया था। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर थे। इसी दौरान में वो आदमी भी एक दरवाजे से बरामद हुआ जो चीखता हुआ अकूबत खाने से भागा था। वो इस वक्त भी चीख चीख कर नागपाल से कुछ कह रहा था। राइफल फेंक दो हिम्मत सिंह और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, नागपाल ने कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि राइफल अब भी मेरे हाथ में थी, जिसे मैंने नाल की तरफ से पकड़ रखा था। ये तुम्हारी भूल है नागपाल, मैंने जवाब दिया। अपने आदमियों का हशर तुमने देख लिया, तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। बेहतर होगा तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर कर दूं? नागपाल घुराया और उसके साथ उसने ट्रैकर दबा दिया। मेरे गले में पड़ी हुई माला बिखर गई, लेकिन मोती जमीन पर गिरने की बजाय मेरे जिस्म के साथ मुख्तलिफ हिस्सों पर चिपक गए। नागपाल उसका साथी मुसलसल फायरिंग कर रहे थे और गोलियां मेरे जिस्म पर उन्हीं जगहों पर लग रही थी जहां माला के पत्थर चिपके हुए थे। नागपाल का साथी तो खौफजदा अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ और नागपाल अपनी जगह पर बेसु हरकत खड़ा परेशान नजरों से मुझे देखता रह गया। मैंने राइफल को लठ की तरह घुमाकर उसके पहलू में एक जोरदार जरब रसीद कर दी। नागपाल बिलबिलाता हुआ गिरा और मैंने भी एक तरफ दौड़ लगा दी। कई राहदारियों में चकराने के बाद मैं उसी इमारत की पिछली तरफ आया। इस तरफ झाड़ियां फैली हुई थी और गहरी तारीकी थी। मैं एक तरफ दौड़ता चला गया और बिलाकर कैद खाने के बलाक की तरफ आ गया। उस बलाक के ऊपर से घूमकर सामने की तरफ आते हुए मैंने खासी एहतियात से काम लिया था। सिम्बा वाली कोठी का दरवाजा खोलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। अंदर मशल जल रही थी। मैं दौड़कर सिम्बा के करीब पहुंच गया। वो होश में आ चुका था और गर्द आलूद फर्श पर पुश्त के बल पड़ा वीरान नजरों से छत को घूर रहा था। कैसे हो सिम्बा, क्या तुम उठ सकती हो? मैंने उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए कहा। सिम्बा के ऊँटों पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे छोड़ दो हिम्मत सिंह, तुम भाग जाओ। वो रुक रुक कर बोला। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैंने कहा और मजीद झुककर उसे बाहों पर उठा लिया और दरवाजे की तरफ लपका। हवेली की इमारत की पिछली तरफ शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। नागपाल और उसके आदमी मुझे हर तरफ तलाश कर रहे थे। मैंने हवेली के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी जहां एक जीप और 2 कारें खड़ी हुई थी। असूली तौर पर मुझे इस इलाके से दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन मैं बरामदे की तरफ जाकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था और ये रिस्क लिए बगैर चारा भी नहीं था। इस पुरस्कार हवेली और इस इलाके से निकलने के लिए मुझे सवारी की जरूरत थी और बरामदे के सामने 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैं दौड़ता हुआ सबसे करीब वाली स्याह लैंड क्रूजर के करीब पहुंच गया। ये लैंड क्रूजर वैगन की तरह कुशादा थी और इसके दरवाजे भी लाक नहीं थे। मैंने बड़ी आहिस्तेगी से पिछला दरवाजा खोलकर सिम्बा को सीट पर लिटा दिया और तेजी से घूमकर आगे वाले दरवाजे से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक हाथ स्टीयरिंग पर रखकर दूसरे हाथ से टटोलने लगा। इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। मैं चाबी घुमाना ही चाहता था कि बरामदे की तरफ से नागपाल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसे बंदी खाने की तरफ देखो, बचकर ना जाने पाए। मेरा हाथ रुक गया और मैं बरामदे की तरफ देखने लगा। 2 इंसानी हेवले बरामदे में खड़े थे। उनमें से एक बरामदे से उतरकर कैद खाने की तरफ दौड़ता गया, जबकि दूसरा बरामदे ही में खड़ा रह गया। वो यकीनन नागपाल था। 2 मिनट बाद कैद खाने की तरफ से आदमी के चीखने की आवाज सुनकर नागपाल भी बरामदे से निकलकर उस तरफ भाग खड़ा हुआ। वो जैसी निगाहों से ओझल हुआ, मैंने इग्निशन की चाबी घुमा दी और रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी को पीछे ले जाने लगा। वो भाग रहा है, गोली मार दो उसे, रोको उसे। ये नागपाल के चीखने की आवाज थी और उसके साथ ही फायरिंग शुरू होगी। मेरे कानों में मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और नीलगिरी की माला मुझे अपने गले में झूलती हुई महसूस हुई। नीलगिरी अब तक मेरी हिफाजत के लिए मौजूद थी, लेकिन अब वो जा चुकी थी। उसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से तो निकल आया था, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं हुआ था। मैं लैंड क्रूजर को तेज रफ्तारी से पीछे लेता चला गया। उसी वक्त 2 और इंसानी हेवले बरामदे में नमूदार हुए और उनकी राइफलें शोले उगलने लगी। एक गोली विंड स्क्रीन के ऐन बस में लगी और शीशा तोड़ती हुई पिछली स्क्रीन में सोराख करती हुई निकल गई। मैंने लैंड क्रूजर को रोका और गियर बदलकर एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव डाल दिया और उसके साथ ही स्टीयरिंग को बाईं तरफ घुमाता चला गया। गाड़ी का रुख अब हवेली के फाटक की तरफ था जो खुला हुआ था। मैंने हेडलाइट्स भी ऑन कर दी और रफ्तार बढ़ाता चला गया। अकब से गोलियां बरस रही थी। अकबी विंड स्क्रीन भी गोलियों से छिलनी हो चुकी थी, लेकिन ये गनीमत था कि कोई गोली किसी टायर पर नहीं लगी थी और गाड़ी का फ्यूल टैंक भी महफूज था। फाटक से निकलते ही तंग सा पथरीला रास्ता था जो ढुलान की तरफ चला गया था। गाड़ी तूफानी रफ्तार से उस ढुलान पर दौड़ रही थी और मेरे हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। दहिए में ये सड़क काफी दूर तक चली गई थी। मैंने अभी ज्यादा फासला नहीं तय किया था कि सामने लगे हुए आईने में रोशनी की चमक देखकर चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी और आईने में नजर आने वाली चमक उसी गाड़ी की हेडलाइट्स की थी। मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। नशीब खत्म हो गया था। अब सामने चढ़ाई थी जो तकरीबन 200 गज की बुलंदी तक चली गई थी।
चढ़ाई की वजह से गाड़ी की रफ्तार भी कम हो गई। पीछे आने वाली गाड़ी से फायरिंग शुरू कर दी गई। चढ़ाई के इख्तिताम पर एक मैदान सा था और कुछ आगे जाकर वो पथरीला रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक रास्ता सीधा चला गया था और दूसरा दाईं तरफ कुछ आगे जाकर चट्टानों में दाखिल हो जाता था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। किसी जमाने में ये रास्ते आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन ज़ाहिर उस जमाने में कारें नहीं होंगी कि इन रास्तों को पुख्ता सड़कों की तरह हमवार बनाने की जरूरत पेश आती। पथरीले रास्ते पर गाड़ी को बुरी तरह झटके लग रहे थे और मुझे सिम्बा की परेशानी थी। सिम्बा तुम ठीक तो हो ना? मैंने पीछे गर्दन घुमाकर चीखते हुए पूछा। जवाब में सिम्बा की सिर्फ कराएं सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वो जिंदा था। वो रास्ता आगे जाकर चट्टानों में दाखिल हो गया और इन चट्टानों में कई समतों में रास्ते निकलते हुए नजर आने लगे। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि असल रास्ता कौन सा है। जो रास्ता जरा कुछ आधा नजर आता मैं गाड़ी को उस तरफ घुमा देता। इस बात का भी अंदेशा था कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वो आगे जाकर बंद ना हो जाए या अचानक ही कोई ऐसा खड़ ना आ जाए जिसमें गिरकर गाड़ी के साथ हमारे भी परखचे उड़ जाएं। मैं तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ों में ऊंचे नीचे और गैर हमवार रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। कई मुकामात पर मैं हादसे का शिकार होते होते बचा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये अजनबी रास्ते मुझे किस तरफ ले जाएंगे। मैं किसी आबादी तक पहुंच पाऊंगा या इन्हीं पहाड़ों में भटकता रहूंगा। एक मौका ऐसा भी आया कि गाड़ी का इंजन हिचकोले लेने लगा। मेरी नजरें बेइख्तियार फ्यूल बताने वाले डायल की तरफ उठ गई और मैं कांप कर रह गया। सुई 0 पर साकत हो चुकी थी। टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका था। गाड़ी से ढुलान पर जा रही थी। मैंने इंजन बंद कर दिया। ये ढुलान काफी दूर तक चली गई थी। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। इत्तेफाक से जिस जगह गाड़ी रुकी थी वहां सामने हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ बुलंदी से गिरता हुआ पानी का झरना दिखाई दे रहा था। मैं चलने में सीट पर बैठा रहा और फिर नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा। ये जगह आबादी से न जाने कितनी दूर थी। मैं अकेला होता तो किसी न किसी तरफ जा सकता था, लेकिन मेरे साथ सिम्बा था जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। उसके लिए चलना तो क्या, अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल था। मैं कुछ देर तक खड़ा वैराने में चारों तरफ देखता रहा, फिर पिछली सीट का दरवाजा खोलकर सिम्बा पर झुक गया। वो तकलीफ से करा रहा था। मैंने गाड़ी की छत की बत्ती चला दी। सिम्बा के चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी, होंठों पर पटरियां सी जमी हुई थी। कैसे हो सिम्बा? मैंने पूछा। सिम्बा ने आंखें खोल दी। उसके पटरियों तथा होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे लिए तुमने बिला वजह अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है। मुझे छोड़ दो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। उसने रुक रुक कर जवाब दिया। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ सिम्बा? मैंने कहा। हम उन दरिंदों की पहुंच से बहुत दूर निकल आए हैं। अब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब हमें दिन तुलू होने तक यहीं रहना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये कौन सी जगह है। मुझे सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। तुम्हें जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद मिलना जरूरी है। इसलिए तो कहता हूँ कि मुझे छोड़कर चले जाओ। इन पहाड़ों में तिब्बी इमदाद कहाँ? मेरे बचने की कोई उम्मीद तो है नहीं। मैंने मायूस होना नहीं सीखा सिम्बा। मैंने कहा, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है जिसने मुझे पैदा किया और जिसके कब्जे में मेरी जान है, और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे भी प्यास लग रही है। मैं सीधा होकर बैठ के और आखिरी सीट की पिछली तरफ जान डिक्की के तौर पर इस्तेमाल होने वाली थोड़ी सी जगह थी, कोई ऐसी चीज तलाश करने लगा जिसमें पानी लाया जा सके। और फिर मेरी आंखें चमक उठी। उस जगह कुछ और चीजों के अलावा पेट्रोल के 2 कैन भी पड़े हुए थे और दोनों मोहर बंद थे। वो कदीम हवेली भी किसी आबादी से यकीनन बहुत दूर थी। उन्होंने इस तरफ आमदोरफ्त के लिए फाजल पेट्रोल का बंदोबस्त भी कर रखा था। एक फाजल टायर और चंद चीजों के अलावा शराब की एक बोतल भी पड़ी हुई थी। मैं बोतल उठाकर झरने पर आ गया। पहले खुद पानी पिया और फिर बोतल धोकर उसमें पानी भर लिया और गाड़ी में आ गया। सिम्बा 2-3 घूंट से ज्यादा नहीं पी सका। मैंने बोतल उसके करीब ही रख दी और नीचे उतरकर टैंक में पेट्रोल डालने लगा। और उसके चंद मिनट बाद हमारी गाड़ी एक बार फिर पहाड़ों में घूम रही थी। मेरा ताकुब करने वाले न जाने कहाँ रह गए थे, लेकिन इस बात का अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि इन पहाड़ी रास्तों की भूल भुलैयों में उनसे सामना ना हो जाए। गाड़ी में 10 गैलन मजीद पेट्रोल डाला गया था और ये पेट्रोल खत्म होने से पहले पहले किसी ऐसी जगह पहुंचना जरूरी था जहां हमें पनाह मिल सके और सिम्बा की मरहम पट्टी हो सके। 2 घंटे और गुजर गए। पहाड़ों में किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दिए थे। कम से कम 3 मुकामात पर मुझे रास्ता बंद मिला था और गाड़ी को वापस मोड़ना पड़ा था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। पेट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी रुक गई। मैं इंजन बंद करके पिछली सीट पर आ गया। बोतल उठाकर पहले सिम्बा को पानी पिलाया और 1-2 घूंट खुद भी भरे। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि सुबह होने का इंतजार किया जाता। आने वाली सुबह के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि हमारे लिए उसके दामन में क्या था। मैं सिम्बा से पीछे वाली सीट में नीम दराज हो गया। मेरा जिस्म भी बुरी तरह दुख रहा था। हवेली के कैद खाने में उन कमबख्तों ने दिल खोलकर अपनी भुड़ास निकाली थी और अब उन चोटों में तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं सीट पर नीम दराज सिम्बा से बातें करता रहा और फिर मेरे दिमाग पर भी ऊनूदगी तारी होने लगी। पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी और मैं कोशिश के बावजूद आंखें खुली रखने में कामयाब ना हो सका। तेज रोशनी से मेरी आंख खुल गई। तुलू होते हुए सूरज की किरणें बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं सीधा होकर बैठ गया। सबसे पहले मैंने दूसरी सीट पर झुककर सिम्बा को देखा। उसकी आंखें बंद थी। सीने का हल्का सा जीरो बम उसमें जिंदगी का पता दे रहा था।
वो सो रहा था या बेहोश था, मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। बोतल उठाकर पानी के 1-2 घूंट पिए और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। हमारी गाड़ी छोटी छोटी चट्टानों के दरमियान एक कुशादा जगह पर खड़ी थी और उससे आगे गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर पेट्रोल ना भी खत्म होता तो मुझे यहाँ से गाड़ी वापस ले जाना पड़ती। मैं चट्टानों के दरमियान एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ खुली जगह पर निकलते ही मैं ठिठक कर रुक गया। नशे में दरिया बह रहा था जिसकी दूसरी तरफ बहुत दूर तक एक सरसब्ज व शादाब वादी फैली हुई थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि दरिया के किनारे टीला नुमा एक ऊंची जगह पर पकोड़ा किस्म की एक इमारत दिखाई दे रही थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि दरिया के किनारे टीला नुमा एक ऊंची जगह पर पकोड़ा किस्म की इमारत दिखाई दे रही थी। उस इमारत के पीछे एक चट्टान थी जो काफी बुलंदी तक चली गई थी। मैं गौर से उस तरफ देखता रहा। मेरा ख्याल था कि यह भी कोई वीरान इमारत थी, लेकिन चंद लम्हों बाद ही एक इंसानी हिवला उस इमारत से निकलकर दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हिवला मैं इसलिए कहूंगा कि मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ जर्द लिबास की झलक दिखाई दी थी। चंद सेकंड बाद वो हिवला भी दूसरी तरफ ढुलान पर गायब हो गया। जर्द लिबास से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई बुद्ध भक्षु था। मैं काफी देर तक वहां खड़ा देखता रहा, लेकिन कोई और ज़ीरू दिखाई नहीं दिया। वहां अगरचे हमारे लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। मैं चट्टान के साथ साथ इधर उधर घूमकर नीचे उतरने का रास्ता तलाश करने लगा। बिलाखिर तकरीबन 50 गज आगे जाने के बाद मुझे एक तंग सा रास्ता नजर आ गया। ये दरअसल एक कटाव सा था जो पानी के बहाव से बन गया था, लेकिन इस रास्ते पर आसानी से उतरा जा सकता था। मैं गाड़ी के पास वापस आ गया। सिम्बा भी जाग चुका था। मैंने उसे उस पगोड़ा के बारे में बताया और पानी की बोतल उठाकर उसके होंठों से लगा दी। 1-2 घूंट भरने के बाद उसने बोतल हटा दी। मैंने सिम्बा को सहारा देकर सीट से उठाया और कंधे पर लाद कर चट्टानों के दरमियान उस तंग से रास्ते की तरफ चलने लगा। चट्टान से उतरकर दरिया के किनारे पर चलते हुए ऊंची जगह पर वाक़ई उस पगोड़ा तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। वो कोई बहुत कदीम बुद्ध इबादत गाह थी। इमारत के बाद हिस्से टूट फूट का शिकार हो रहे थे, मगर उसकी हालत ऐसी ज्यादा खस्ता भी नहीं थी। मैं इबादत गाह के सामने खड़ा इधर उधर देख रहा था। मेरी ज्यादा तवज्जो उस तरफ थी जहाँ जर्द लिबास वाले उस आदमी को जाते हुए मैंने देखा था। उस तरफ दरख्तों की भी बहुतायत थी। ढुलान के इख्तिताम पर एक छोटा सा घाट बना हुआ था जहाँ एक छोटी कश्ती भी मौजूद थी, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे हैरत थी कि वो आदमी कहाँ गायब हो गया। कश्ती के आसपास दरिया में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? यहाँ कोई है? मैंने इबादतगाह की तरफ रुख करके पुकारा, लेकिन ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई सामने आया। मैंने सिम्बा को कंधे से उतार कर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बिठा दिया। उसकी टांगे आगे को फैला दी। उसके दोनों पांव फूल चुके थे और हाथों की भी यही सूरत हाल थी। उसके सीने पर भी छोटे छोटे कई जख्म थे और मुझे हैरत थी कि वो अब तक जिंदा कैसे था। मैंने एक आदमी को उधर दरिया की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने कहा, तुम यहाँ बैठे रहो, मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सके। सिम्बा ने सारी ला दी और मैं ढुलान पर दरिया की तरफ उतरने लगा। ये भी दरअसल एक संगलाख चट्टान ही थी जो दूर से देखने पर रेत का टीला ही लगती थी। इसमें लातादाद छोटी छोटी चट्टानें थी जहाँ झाड़ियां और घास उगी हुई थी। कहीं कहीं दरख्त भी थे, अलबत्ता दरिया वाली ढुलान की तरफ दरख्त ज्यादा थे। वो छोटा सा घाट भी चट्टान को काट कर बनाया गया था जहाँ 5-6 छोटी कश्तियां खड़ी की जा सकती थी। ताम दरिया के किनारे के साथ दूर तक वो चट्टान उसी तरह कटी हुई थी कि एक तवील प्लेटफॉर्म सा बन गया था। मैं घाट पर कश्ती के करीब खड़ा इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे हैरत थी वो कहाँ गायब हो गया। एक लम्हे को तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि ऊपर से एक नुस्वानी चीख की आवाज सुनकर चौंक गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई औरत थी जो चीख चीख कर किसी को पुकार रही थी। मैं दौड़ता हुआ ऊपर आ गया और फिर ठिठक कर रुक गया। सिम्बा के करीब एक नौजवान लड़की खड़ी इबादतगाह की तरफ रुख किए चीख चीख कर किसी को पुकार रही थी। उसने नीले रंग की एक चादर लपेट रखी थी। उसकी पुश्त बरना थी और लंबे स्याह बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसी लम्हे इबादतगाह के बरामदे में एक और औरत बरामद हुई। उसने भी नीले रंग की चादर साड़ी की तरह लपेट रखी थी, लेकिन जिस्म का बेशतर हिस्सा बरना था। वो अगरचे अधेड़ उम्र थी, लेकिन खासी हसीन लग रही थी। उसने चीख कर सिम्बा के करीब खड़ी हुई लड़की से कुछ कहा और साथ ही हाथ से इशारा भी किया। वो लड़की तेजी से घूम गई और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। मेरे और उस लड़की के बीच में 8-10 फुट का फासला था। उसे देखकर मुझे भी ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा। उसकी उम्र 18-19 साल के लगभग रही होगी। चेहरे के नुकुश अगरचे तिब्बती औरतों जैसे थे, लेकिन आंखें हिरनी की तरह मोटी और स्याह थी। नीली चादर उसने भी अगरचे साड़ी की तरह लपेट रखी थी, लेकिन सीना पूरी तरह नहीं ढक पाया था। वो चंद लम्हे वहशत ज़दा सी नजरों से मुझे देखती रही, फिर वहशत ज़दा हिरनी ही की तरह इबादतगाह की तरफ भाग खड़ी हुई और बरामदे में खड़ी हुई औरत से लिपट कर चीख चीख कर कुछ कहने लगी। वो सिम्बा की तरफ हाथ से बार बार इशारे भी कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनकी तरफ चलने लगा। मैंने अपने दोनों हाथ आगे को बढ़ा रखे थे ताकि वो मेरे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो सके।
वो दोनों अपनी जगह पर खड़ी रहीं। करीब पहुंचकर मैंने बारी बारी उनका जायजा लिया। उन दोनों के चेहरों पर बड़ी मुशाबत थी और मैं दावे से कह सकता था कि उनमें माँ बेटी का रिश्ता था। मैं हिंदी जबान में अधेड़ उम्र औरत को बताने लगा कि मेरा साथी जख्मी है और हमें इन लोगों की मदद की जरूरत है। उनकी जबान अगरचे तिब्बती थी लेकिन वो औरत थोड़ी बहुत हिंदी भी समझती थी। वो दोनों मेरे साथ सिम्बा के करीब आ गई। सिम्बा की हालत देखकर वो अधेड़ उम्र औरत भी कांप उठी। उसने लड़की से कुछ कहा और लड़की दरिया की तरफ ढुलान पर दौड़ती चली गई जिस तरफ से मैं ऊपर आया था। इसकी हालत बहुत खराब है, इसे अंदर ले चलो, अधेड़ उम्र औरत ने तिब्बती और हिंदी के मिले जुले अल्फाज में कहा। मैंने झुककर सिम्बा को कंधे पर लाद लिया और उस औरत के पीछे चलता हुआ इबादत गाह में दाखिल हो गया। दूर से ये इमारत छोटी लगती थी लेकिन अच्छी खासी बड़ी थी। हाल बहुत वसी था। बस में एक चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का सुर्ख पत्थर से तराशा हुआ तकरीबन 3 फुट ऊंचा मुजस्मा रखा हुआ था। फास्टिंग बुद्धा, फाकाज़दा बुद्धा का ये मुजस्मा बड़ी महारत से तराशा गया था। पेट अंदर को धंसा हुआ था और पसलियां बड़ी आसानी से गिनी जा सकती थी। वो औरत हाल की दाईं तरफ एक कुशादा रायदारी में मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे ही था। एक और रायदारी में घूमकर वो एक कमरे में दाखिल हो गई। उस कमरे का दरवाजा मेहराबी था लेकिन उसमें कोई पट वगैरह नहीं था। फर्श पर एक तरफ या की खाल का बिस्तर बिछा हुआ था और कुछ और चीजें भी नजर आ रही थी। पिछली तरफ एक खिड़की भी थी जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। उस औरत ने इशारा किया तो मैंने सिम्बा को बड़ी एहतियात से या की खाल के बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वो औरत मुझे वहीं रुकने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा था ना कि इंसान को किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने सिम्बा के खून आलूद बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, खुदा ने हमारी फरियाद सुन ली, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जवाब में सिम्बा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। ये कमरा ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। 2 दीवारों के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर चंद कपड़े टंगे हुए थे। मैं उठकर खिड़की के करीब खड़ा हो गया। इस खिड़की में भी कोई चौखट या पट वगैरह नहीं था, बस दीवार में खिड़की की जगह छोड़ दी गई थी। खिड़की से बाहर देखते मैं चौंक गया। ये कमरा इबादतगाह की इमारत में पहलू के आखिर में वाक़ था। इमारत के साथ बिल्कुल अमूदी ढुलान थी जिसके इख्तिताम पर एक मुख्तसर सी वादी फैली हुई थी जिसमें कुछ मवेशी चरते दिखाई दे रहे थे और 2 अफराद तेज से चलते हुए दाईं तरफ जा रहे थे। उनमें एक तो नीली चादर वाली वही लड़की थी जो हमें देखकर खौफजदा हो गई थी और दूसरा जरद चादर वाला वो आदमी था जिसे मैंने सबसे पहले चट्टान पर से देखा था और फिर वो निगाहों से ओझल हो गया था। वो दोनों कुछ देर तक झाड़ियों में नजर आते रहे, फिर एक चट्टान के पीछे निगाहों से ओझल हो गए। मैं खिड़की के सामने खड़ा बाहर देखता रहा और फिर आहट सुनकर पीछे मुड़ गया। वो औरत एल्युमिनियम के 2 गिलास उठाए कमरे में दाखिल हुई। मैं खिड़की से हटकर उसके करीब आ गया और सिम्बा के करीब बैठ गई। उसने 2 गिलास फर्श पर रख दिए, उनमें दूध था। मैं भी उसके करीब बैठ गया। मैंने कल सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था। गिलासों में दूध देकर मेरी भूख चमक उठी। सिम्बा ने भी न जाने कब से कुछ नहीं खाया था। मैंने सिम्बा को सहारा देकर उठाया और दूसरे हाथ से एक गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। आधा दूध पीकर उसने गिलास हटा दिया लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे पूरा दूध पिला दिया। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैंने दूसरा गिलास उठा लिया। मैंने गिलास खाली करके फर्श पर रखा ही था कि वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। लड़की की आंखों में इस वक्त भी वहशत भरी हुई थी। वो शख्स दरमियाने का और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। सर गंजा और चेहरा क्लीन शेव था। गले में सुर्ख पत्थरों की मोतियों की एक माला भी थी। वो बख्शू था और यकीनन नीले लिबास वाली लड़की का बाप और उस अधेड़ उम्र औरत का शोहर था। वो हमारे करीब फर्श पर बैठ गया। उसे सिम्बा के चेहरे के नकूश से गालिबन अंदाजा लगा लिया था कि वो भी उसी के कबील का है। वो उससे बातें करने लगा। सिम्बा तिब्बती जबान में उसे कुछ बता रहा था। मुझे नहीं मालूम कि सिम्बा ने बख्शू को क्या कहानी सुनाई थी। वो जब खामोश हुआ तो बख्शू ने करीब खड़ी हुई लड़की से कुछ कहा। वो फौरन ही कमरे से निकल गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके हाथों में एक बोतल थी जिसमें बैले से रंग का कोई सियाल भरा हुआ था और एक चौड़े मुंह वाली बोतल भी थी जिसमें हरे रंग की क्रीम थी। बख्शू ने लड़की से मजीद कुछ कहा और लड़की ने टांगों के करीब अपनी चादर ऊपर उठाकर 42 बार चौड़ा एक टुकड़ा फाड़कर बख्शू की तरफ बढ़ा दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो अगर चाहती तो किसी और कपड़े से भी इतना सा टुकड़ा फाड़ सकती थी, लेकिन ये शायद उसकी हमदर्दी का जज्बा था कि उसने अपने जिस्म का लिबास फाड़ दिया था।